हाजिर हैं हम एक बार फिर टैक्स प्लानिंग के साथ आपके कठिन से कठिन सवालों के आसान भाषा में जवाब देने के लिए हम लेकर आते हैं आपके लिए टैक्स प्लानिंग। और टैक्स प्लानिंग में आज का हमारा मुद्दा है डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास तक स्कीम के बारे में। और इसमें मेरे साथ आज जुड़े हुए हैं मेरे साथ रजनीश शुक्ला जी। रजनीश शुक्ला जी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। सर थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इनटू आवर शो। थैंक यू कावेंद्र जी। बिल्कुल सर, शो शुरू करने से पहले हम सबसे पहले लेंगे दर्शकों के सवाल। तो पहला सवाल जो आया है वो विवेक श्रीवास्तव जी का है। वो कह रहे हैं कि आई वांट टू स्टार्ट माय ओन मेडिकल एजेंसी। माय क्वेश्चन इज विच वन इज द बेस्ट मोड, आई मीन प्रोप्राइटर, एलएलपी, प्राइवेट लिमिटेड। सर इनका जवाब बताइए क्या हो सकता है। सर तीनों ही ऑप्शन अच्छे हैं। इट डिपेंड्स कि आप बिजनेस अपना कितना बड़ा लेके जाना चाहते हो और इनिशियल कैपिटल कितना इंट्रोड्यूस करना चाहते हो। प्लीज़ सर। सरकार ने सर इनकम टैक्स से जुड़े विवादों को हल करने के लिए विवाद से विश्वास योजना शुरू की थी। ये स्कीम क्या है और लोग इसका लाभ कैसे ले सकते हैं। सर हम बात कर रहे हैं डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास एक्ट की। अगर आप देखें तो सरकार ने ऐसी बहुत सारी स्कीमें लाई हैं जिसमें कहीं ना कहीं वो इंट्रोड्यूस करते हैं ऐसी सुविधाएं जिसमें जो टैक्स पेयर्स हैं वो कहीं ना कहीं पुराने लिटिगेशंस को टाइमली सेटल कर सकें और अपने विवाद को ख़त्म कर सकें। उस सीरीज़ में सबका साथ सबका विश्वास के बाद ये आगे आते हुए ये नई स्कीम लेके आए जो बिल पास किया। 5 फरवरी को हमारे पास बिल लाया गया और 17 मार्च 2020 को इसको एक्ट में तब्दील कर दिया गया। अगर आप देखो तो उस समय जब सरकार ने इसको विजुलाइज़ किया था उस समय सरकार के पास करीब 4.83 लाख केसेस पेंडिंग थे, करीब 9.82 लाख करोड़ का अमाउंट था जो पेंडिंग था। हैंडफुल अमाउंट है, बहुत बड़ा अमाउंट है। सरकार की कहीं ना कहीं इंटेंशन थी यहाँ पे कि इस अमाउंट को लिक्विडेट करें और इसको इकोनॉमी के बेटर यूसेज के लिए इस्तेमाल किया जाए। यहाँ से इसकी शुरुआत हुई। प्लीज़ कावेंद्र जी। सर कितने करोड़ तक के सर्च एंड सर्वे के जो मामले हैं इस स्कीम के दायरे में आते हैं, ये बहुत पूछना चाहते थे लोग। सर देखो, जब आप इस एक्ट की बात करते हो, ये एक्ट बेसिकली इसमें 12 सेक्शंस हैं, 11 रूल्स हैं। इन सेक्शंस में अगर आप प्रिसाइज बात करें सेक्शन 2 की, तो सेक्शन 2 ने वेरियस क्लॉजेस में एपिलेंट को डिफ़ाइन किया है कि कौन वो एपिलेंट होंगे जो बेसिकली इस दायरे में कवर होते हैं। तो जैसा आपने पूछा कि किसको एक्सक्लूड किया, तो पहले तो हम बात करें किसको कवर किया। तो अगर हम कवर करने की बात करें तो उन्होंने कहा कोई भी ऐसा एससी जो कहीं ना कहीं अपील में फंसा हुआ है। रीज़न कोई भी हो सकता है, अपील आपकी तरफ से हो सकती है, अपील जो है डिपार्टमेंट की तरफ से हो सकती है, या जो इन्होंने ऐड किया आगे, इन्होंने कहा अगर अपील पेंडिंग है। इसमें एक और हम चीज़ ऐड कर दें बीच में, स्पेसिफाइड डेट की बात करें। अगर आप देखो तो एक्ट पिछले साल आया था, कहीं ना कहीं इन्होंने विजुलाइज़ किया था 31 जनवरी 2020 को। 31 जनवरी 2020 वो स्पेसिफाइड डेट है जिस डेट को आपको बहुत ध्यान से देखना है। अगर उस पर्टिकुलर डेट को अगर आपका कोई केस पेंडिंग है, लिटिगेशन पेंडिंग है अपील में, अपील आपकी कमिश्नर अपील पे हो सकती है, ITAT पे हो सकती है, हाई कोर्ट पे हो सकती है, सुप्रीम कोर्ट पे हो सकती है। अगर कोई भी अपील आपकी पेंडिंग है उस लेवल पे और आप चाहते हो कि वो डिस्प्यूट ईजिली सेटल हो जाए, आप इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हो। तो उन्होंने अपीलेंट को डिफ़ाइन किया। अपीलेंट में इन्होंने ऑलमोस्ट सारे केसेस को कवर कर दिया। जैसे आपने अभी बात करी कौन से नहीं कवर होंगे, एक्सक्लूजन्स है वो सेक्शन 9 में है। जैसे हमने अभी बात करी सर्च की, सर्च में कवर सबको कर लिया, फिर उन्होंने एक्सक्लूजन्स कर दिए। ठीक है, 5 करोड़ से अगर ऊपर का कोई केस है तो हम उसको बाहर कर देंगे। इन्होंने और क्या एक्सक्लूड किया, इन्होंने कहा अगर कोई ऐसा केस है जो फॉरेन आप या कह लो इंटरनेशनल लेवल पे आप चले जाओ, बाहर से कोई हमारे पास इंफॉर्मेशन आई है डिपार्टमेंट को और उसमें कोई विवादित अमाउंट है, तो उन्होंने कहा बाहर आपको हम कर देंगे। कोई क्रिमिनल एक्ट है या ऐसे इन्होंने स्पेशल एक्ट की बात करी है जिनमें अगर आपका केस कवर होता है तो उन्होंने कहा इसको बाहर कर दें। तो उन्होंने एक्सक्लूजन्स दिए हैं। पहले सेक्शन 2 में इंक्लूड करते जा रहे हैं लोगों को जिनकी भी अपील्स कहीं भी पेंडिंग है और वो इसका लाभ उठाना चाहते हैं, दे कैन ऑलवेज गो फॉर दिस। प्लीज़। जैसा कि ये जो स्कीम है जिसकी हम बात कर रहे हैं विवाद से विश्वास तक, ये 2020 फैब में 5 फैब को फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा लाई गई थी। इसका बिल पास हुआ था, उसके बाद ये स्कीम शुरू हुई। सर एक सवाल है कि अगर मान लीजिए मेरा खाली प्लाट है, खाली पेनल्टी इंटरेस्ट है अगर मेरा, और 31 मार्च तक उसको मुझे जमा करना है लेकिन मेरे पास धन नहीं है, तो ऐसे में अगर मैं उसे बाद में जमा करना चाहूँ तो कब तक और कितना प्रतिशत ज़्यादा देकर मैं इस स्कीम के दायरे में बना रह सकता हूँ। सर देखो, हमने अभी बात करी थी सेक्शन 2 की। सेक्शन 2 में हमने कवर किया कि कौन इस केस के लिए जा सकता है।
इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन आता है सेक्शन 3। सेक्शन 3 बात करता है कि आप इसकी पेमेंट कैसे करोगे, कितनी पेमेंट करनी है। इन्होंने कहा अगर आपका डिस्प्यूटेड अमाउंट है, डिस्प्यूटेड अमाउंट का 100% आप सरकार को पे कर दो। इन्होंने टाइम प्रिस्क्राइब किया है, रूल्स में उन्होंने फॉर्म्स दिए हुए हैं, हम अभी फॉर्म्स भी आपको एक बारी डिटेल कर देंगे। तो उन्होंने फॉर्म्स दिए हैं, उन फॉर्म्स से उन मोड के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो। विद इन टाइम 31 मार्च तक आप पेमेंट कर दो, 100% पेमेंट करके आप फ्री हो जाते हो। दूसरी तरफ आप चले जाओ, अगर आप बात करते हो आपके ऊपर टैक्स नहीं है। अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ और ऐड कर देता हूँ, बीच में मिस कर गए हम। टैक्स एरियर क्या है, डिस्प्यूटेड टैक्स क्या है। डिस्प्यूटेड टैक्स वो टैक्स है जिसके लिए आप डिपार्टमेंट के पास जाते हो डिस्प्यूट के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने एज्यूम किया कि हमारे ऊपर 10 लाख रुपए का टैक्स बन रहा है, जिसमें से 5 लाख रुपए का ऐसा फिगर है जिससे हम एग्री नहीं कर रहे हैं, नाउ दिस इज डिस्प्यूटेड टैक्स। इस पे अगर सरचार्ज है, इस पे अगर सेस है, तो ये पूरा मिला के डिस्प्यूटेड टैक्स होगा। उसके लिए हम डिपार्टमेंट के पास जाते हैं जस्ट टू सेव आवर सेल्फ। जैसे आपका वर्ड है विवाद से विश्वास, हम उस विवाद से बचने के लिए उस अमाउंट को सरकार को पे कर देते हैं। अब हम पे करने की बात करें, थोड़ा सा और ऐड करें कविंदर जी। हम जब पे करने की बात करते हैं तो एज्यूम करो हमारा पुराना विवाद था, उस अमाउंट पे आज तक कुछ पेनल्टी या कुछ इंटरेस्ट अमाउंट भी हो गया है। आपको फुल्ली छूट दी जाती है उसमें से, आपको कोई ब्याज नहीं पे करना है, कोई पेनल्टी नहीं पे करना है, सिर्फ टैक्स का अमाउंट पे करिए और इसमें से बाहर आ जाइए। ये तो वह एक केस। दूसरा केस आपका आता है कि आपने टैक्स का डिस्प्यूट तो नहीं है, लेकिन पेनल्टी का हो सकता है आपका डिस्प्यूट हो सकता है इंटरेस्ट कंपोनेंट का डिस्प्यूट हो। वो कहते हैं ठीक है, उस अमाउंट का 25% आप पे करिए और आप इस स्कीम से सुविधा का लाभ उठा लें। यानी आप इसको दो हिस्सों में पहले तोड़ के देखिए। जब आपके ऊपर डिस्प्यूटेड टैक्स है तो पेनल्टी और इंटरेस्ट से आप फुल्ली छूट पाते हो, और अगर डिस्प्यूटेड अमाउंट सिर्फ पेनल्टी या फ़ी है तो आप उसका 25% अमाउंट पे करके आप उससे बाहर निकल आते हो। ये नॉर्मल केस है अगर आप 31 मार्च तक पे कर देते हो। जी बिल्कुल, आपने जिस तरीके से जानकारी दी डिस्प्यूटेड टैक्स के बारे में भी आपने बताया, तो डिस्प्यूटेड टैक्स के साथ जब हम और कीवर्ड्स देखते हैं जैसे कि एपिलेंट, एपिलेटिफॉर्म, ये क्या है, इनके बारे में भी अगर आप बता दें तो। सर एपिलेंट, जैसा अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था कि एपिलेंट वो पर्सन है जिसका कहीं ना कहीं केस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास पेंडिंग है ड्यू टू एनी लिटिगेशन, और जिस पे कोई ना कोई डिस्प्यूटेड टैक्स लायबिलिटी बनती है। अब अपीलेंट को देखो आप, और इसको थोड़ा विस्तार से अगर हम देख लेते हैं, हम अपील की बात करते हैं। अपील कहाँ कहाँ आपकी हो सकती है? आपकी अपील हाई कोर्ट में हो सकती है, आपकी अपील ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास हो सकती है, ऑनरेबल ITAT के पास हो सकती है, इवन कमिश्नर अपील के पास भी हो सकती है। ध्यान रखें, कंसर्न वेरी क्लियर है, डिस्प्यूटेड टैक्स है और आप अपील में हो, तभी आप इस सुविधा का लाभ उठाते हो। प्लीज़। जी बिल्कुल, जैसे कि ये विवाद से विश्वास तक स्कीम का नाम ही है, तो अगर विवाद की स्थिति है और ऐसे में मैं कहाँ तक जा सकता हूँ? असेसिंग ऑफिसर तक भी क्या मैं इस विवाद के बाद उसे सुलझा सकते हैं? असेसिंग ऑफिसर तक अगर ये पहुँच गया है तो तब भी सुलझा सकता हूँ इसको? सर जब आप असेसिंग ऑफिसर की बात करते हो और असेसिंग ऑफिसर ने आपके ऑर्डर दे दिया और उस ऑर्डर के अगेंस्ट आप कमिश्नर अपील्स के पास जाते हो, आपके डिस्प्यूटेड टैक्स कहीं ना कहीं आ गया, डिस्प्यूटेड लायबिलिटी अराइज होगी उसके ऊपर, आप बिल्कुल जा सकते हैं। ठीक है, ये किस किस जगह पर यह स्कीम मेरी मदद कर सकती है? जैसे कि सुप्रीम कोर्ट हुआ, हाई कोर्ट हुआ, इनकम टैक्स अपीलेंट ट्रिब्यूनल भी हुआ, अगर यहाँ पर केस चल रहा है तो क्या ये स्कीम के दायरे में आता है? हाँ जी, बिल्कुल आता है। ठीक है सर, अगर छापा पड़ा है और विवादित आयकर की जो मांग है वो 5 करोड़ रुपए से कम है, तो क्या उस स्थिति में भी इस योजना में शामिल हो सकते हैं? सर आप चले गए सेक्शन 132 की तरफ, सर्च एंड सीजर के आप केस की बात कर रहे हो। हाँ, किसी पर्टिकुलर ईयर में अगर आपके डिस्प्यूटेड अमाउंट 5 करोड़ से कम है तो हाँ बिल्कुल आप उसका लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, अगर कोर्ट ने सजा का फैसला सुनाया हुआ है और तो इसके बाद क्या इस योजना के दायरे में जो विवाद से विश्वास स्कीम है उसके अंदर हम आ सकते हैं? सर वंस दिस इज इंस्टीट्यूटेड, एक बारी आपके खिलाफ आदेश हो गया कि आपको चाहे आपके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसको केस को लेके गई हो, चाहे IPC के तहत लेके गए हो, अगर एक बारी इंस्टीट्यूट हो गया केस आपके खिलाफ तो नहीं, तो फिर उस पर्टिकुलर ईयर के लिए आप नहीं जा सकते। अगर योजना में अगर सभी जो शर्तें हैं उनको पूरा कर दिया जाए, निर्धारित जो राशि है उसको जमा कर दिया जाए, उसका भुगतान कर देने के बाद करदाता को योजना का लाभ दिए जाने का कोई प्रमाण पत्र आयकर विभाग द्वारा दिया जाएगा, कुछ ऐसा?
हाँ जी सर, बिल्कुल डेजिग्नेटेड अथॉरिटी इसके लिए अपॉइंटेड हैं जो इसका टेक केयर करते हैं। जैसे अभी हमने पीछे बात करी थी, आपका स्पेसिफिक फॉर्म्स हैं इसके लिए, आप फॉर्म फाइल करते हो, फॉर्म के थ्रू अपनी डिक्लेरेशन देते हो। अच्छा, डिक्लेरेशन में ये एक बहुत क्लियर लेके चलते हैं, आप कहीं ना कहीं डिक्लेरेशन के बाद अमाउंट फाइनल होने के बाद आप ये भी उसके साथ साथ डिक्लेयर करते हो कि हमारे जो भी केसेस हैं हम उन केसेस को वापस ले लेंगे। अच्छा, ये दोनों तरफ से है, हमारी तरफ से भी है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से भी है। दोनों ही कहीं न कहीं इस निर्णय पे आते हैं कि जो भी इससे रिलेटेड केस है उस केस को हम वापस ले लेंगे। उसके बाद आपको प्रॉपर एक सर्टिफिकेट इशू हो जाता है और आप कल को इसका, बट हाँ ये भी आप ध्यान रखें, ये प्रेसिडेंस नहीं है, ये सिर्फ इसी पर्टिकुलर विवाद से विश्वास और इस स्कीम के तहत जो केस निकले उन्हीं के लिए है। कल को कोई और केस में आप उसका बेनिफिट नहीं उठाएंगे। अच्छा, एक चीज़ और पीछे मिस कर गए थे, उसको भी आपको ऐड कर दें। जब हमने पेमेंट की बात करी थी, पेमेंट में दो चीज़ें होती हैं। एक है कि हम अपील में जा रहे हैं, हम अपील में गए, अमाउंट डिस्प्यूटेड है तो हमने 100% पेमेंट की बात करी थी। अगर डिपार्टमेंट अपील में गया आगे, आपकी वो अमाउंट हर जगह 50% हो जाती है। प्लीज़ काविंद्र सर, बीते वर्ष दिसंबर 2020 की बात करूं तो आवेदनों की संख्या में एकदम से तेजी को देखते हुए सरकार ने इसे 1 महीने का विस्तार देते हुए 31 जनवरी तक के लिए स्कीम को बढ़ा दिया था और तारीख नज़दीक है, 31 जनवरी आने वाली है। क्या लगता है, आवेदन करने वालों की जो तादाद है वो ज़्यादा बढ़ने वाली है या फिर सामान्य रहेगी जैसी रहती है? सर, स्टेट ऑफ माइंड है पर्सन टू पर्सन, बट हाँ बढ़नी चाहिए। सरकार भी पॉजिटिव है, हम भी पॉजिटिव हैं, चीज़ें निकल रही हैं बाहर। प्लीज़ काविंद्र जी। इसके बाद सर, अगर मैंने पैसे पहले जमा कर दिए हैं, पैसे पहले दे दिए हैं, लेकिन मैं इस स्कीम के बारे में मुझे बाद में जानकारी मिली और अब मैं इस स्कीम के दायरे में आना चाहता हूँ, इस स्कीम के अंडर में देना चाहता हूँ, तो ऐसे में रिफंड का कोई प्रोसेस है? रिफंड कैसे हो सकता है? सर देखिए, कई बार ऐसा होता है जब आपका केस अपील में होता है तो अपील में दे आस्क फॉर अ परसेंटेज ऑफ डिमांड। वो कहते हैं कि आप उस पैसे को पहले सबमिट करिए फिर अपील में आइए। अब आप अपील में चले गए, कल को आपको लगा कि नहीं विवाद से विश्वास का हम फ़ायदा उठा सकते हैं, आप स्कीम में जाते हो, अमाउंट एसेस होता है, जैसा हमने पीछे बताया था, प्रॉपर ऑफिसर्स इसके लिए अपॉइंटेड हैं, वो इसमें एसेस करते हैं। आपकी फ़ाइनल जो भी लाइबिलिटी फिक्सअप होती है, उस लाइबिलिटी से अगर ज़्यादा पैसे आप दे चुके हो सरकार को तो जो एक्सेस अमाउंट है वो बिना किसी ब्याज के आपको रिफंड हो जाता है। अगर कम अमाउंट है तो वो जो बैलेंस अमाउंट है वो आपको पे कर देना होता है। प्लीज़ काविंद्र जी। हम आपको जानकारी दे रहे हैं विवाद से विश्वास स्कीम 2020 के बारे में। अभी तक हम लोगों ने बात की कि कौन कौन इसके दायरे में आते हैं, कैसे कैसे इसका लाभ लिया जा सकता है, किस किस तरीके से हम इस स्कीम को अपने लिए यूटिलाइज कर सकते हैं, अपने फ़ायदे के लिए, क्योंकि ये स्कीम फ़ायदा देने के लिए ही बनाई गई है। अब दायरों की बात हो गई, अब बात होगी एक्सक्लूजन्स की। कौन कौन लोग हैं जो इसके दायरे में नहीं आते, जो एक्सक्लूडेड हैं, वो कौन कौन लोग हैं? थोड़ा विस्तार से अगर आप बताएं तो। सर, अभी पीछे बातों में हमारी चर्चा में आ गया था कि अगर सर्च का केस है और सर्च के केस में 5 करोड़ तक का लिमिट उन्होंने प्रिस्क्राइब किया हुआ है, अगर उस लिमिट तक आप किसी पर्टिकुलर ईयर में आपका डिस्प्यूटेड अमाउंट या टैक्स आता है तो फिर आप उसमें कवर होते हो। उससे एक्सीड कर जाता है फिगर तो आपको बाहर कर देते हैं। हमने जैसे शुरू में ही कहा था, उन्होंने पहले इंक्लूजन करने की कोशिश करी। दिस इज़ हाउ इनकम टैक्स एक्ट ऑल्सो मूव्स। पहले वो इंक्लूड करते हैं लोगों को, बाद में वो धीरे धीरे एक्सक्लूजन्स करना शुरू करते हैं। पहले पॉइंट के बाद दूसरे पॉइंट की हम बात करते हैं प्रोसिक्यूशन की। प्रोसिक्यूशन में हमने पीछे भी बात करी थी, इनकम टैक्स एक्ट में आईपीसी के तहत अगर आपके पर इंस्टीट्यूट हो गया है प्रोसिक्यूशन तो आप इसके दायरे से बाहर हो जाते हैं। फॉरेन इनकम, फॉरेन एसेट की बात हुई थी हमारी पीछे भी थोड़ी सी। अगर फॉरेन इनकम या एसेट आपके पास है, उससे रिलेटेड अगर आपका कोई मैटर आता है जो डिस्प्यूट में है तो आप इसके एम्बिट से बाहर हो जाते हो। फॉरेन ज्यूरिडिक्शन से कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई है, डिस्प्यूट है, आप इसमें से बाहर हो जाते हो। और बाकी नैरोकोटिक्स का है, कुछ फेमा के केसेस हैं, अगर उनमें आप बेनामी प्रॉपर्टी वगैरह, ये एग्जाम्पल्स कुछ हो गए, इनमें अगर आप कवर होते हो तो भी वो आपको एक्सक्लूजन की लिस्ट में रखते हैं। जी बिल्कुल, ये क्योंकि स्कीम को जो है 1 साल पूरा होने जा रहा है। अब ऐसे में इनिशियल स्टेज पे जब ये स्कीम लाई गई थी 5 फरवरी को फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से, उसके बाद से लेकर अभी तक बदलाव किस किस तरह के देखने को मिले हैं इस स्कीम में? किस तरीके के बदलाव किए गए हैं टाइम के साथ? सर, इंटेंशन जब सरकार की थी, इसको जब वो लेके आई थी उसको, तो उसने कोशिश थी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके एम्बिट के अंदर लाया जाए। आप देखो, कई बार आप देखते हो जब एक एक्ट आता है उससे रिलेटेड फिर धीरे धीरे करके सर्कुलर्स आने शुरू होते हैं। यहाँ पे भी सरकार ने अलग अलग सर्कुलर लाए जिससे उन्होंने एम्बिट में लाने की कोशिश करी। जैसे आप डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की बात कर दो, अगर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में आपका केस है, उन्होंने कहा ये एम्बिट से बाहर है, लेकिन अगर डिस्प्यूट में कोई लाइबिलिटी आ जाती है और उस लाइबिलिटी को कल को आपको पे करना बनता है
आप या डिपार्टमेंट अपील में जा सकते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे दायरे करके वो वेरियस सर्कुलर्स के थ्रू क्लैरिफिकेशन देते हुए दायरों को बढ़ाते चले गए हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल हमने आपको दे दिया। अब क्योंकि स्कीम है, योजना है, तो फॉर्म भी भरे जाते होंगे, तो किस किस तरह के फॉर्म भरे जा सकते हैं इस योजना का लाभ लेने के लिए, इस स्कीम के अंडर आने के लिए? तो ये फॉर्म्स का क्या प्रोसेस है पूरा, अगर आप ब्रीफ कर सके तो। सर एक्ट कैसे चलेगा उसके लिए रूल्स, 11 रूल्स इसमें डिफाइन हुए हैं हमारे, और रूल्स के बाद आपके इसमें फॉर्म हैं जिन फॉर्म में प्रिस्क्राइब्ड आपको फिगर्स डेटा कैसे फिल करके सरकार को देना है वो आपको प्रिस्क्राइब किया गया है। इस प्रोसेस में आपके लिए बड़ा सिंपल है, आप लॉगिन करें, लॉगिन करने के बाद गेट द टैब ऑफ विवाद से विश्वास स्कीम, उस पर जाएँ, आपको फॉर्म 1 मिलेगा, फॉर्म 1 फाइल करें, फॉर्म 1 के साथ फॉर्म 2 का डिक्लेरेशन भी फाइल करें। ये डेटा आपका डिपार्टमेंट के पास चला जाता है। डिपार्टमेंट में जो भी डेजिग्नेटेड अथॉरिटी होगी वो डेजिग्नेटेड अथॉरिटी आपको इसके अगेंस्ट एक सर्टिफिकेट देगी। यू आर कंफर्टेबल विद द फिगर, ठीक है, तो फॉर्म 4 भरिए, डिटेल्स ऑफ पेमेंट दीजिए, विड्रॉल ऑफ ऑल केसेस की जानकारी दीजिए। जैसे ही आप ये देते हो फॉर्म 5 में वो आपको ऑर्डर दे देते हैं कि ठीक है आपका केस प्रॉपर सेटल हो गया, जो विवाद से विश्वास एक्ट में था। प्लीज़। तो ये था आज का हमारा टैक्स प्लानिंग, और इसमें हमारे साथ थे रजनीश शुक्ला जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे दर्शकों को तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये जो पूरा प्रोग्राम है ये इसलिए है ताकि आपके सवालों के हम दे सकें आपको जवाब, और हम हर शनिवार को यहीं मिलेंगे, यहीं मौजूद मिलेंगे 8 बजे रात में आपके हर सवालों के जवाब के साथ। हर बार हर हफ्ते हम हाजिर होते रहेंगे। और उसके साथ ही एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा, अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, हम आपके सवालों के लगातार यूं ही जवाब देते रहेंगे। और बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। धन्यवाद।